इन्फ्लुएंसर्स जो आके ना ये सारे के सारे एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसको नहीं पता ट्रेडिंग क्या है। 3 महीने में ट्रेडर बन गया, 6 महीने में ट्रेडर बन गया, तो एक नैरेटिव देता है। कैसे? आपको अपनी गैरत को मारना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ भी नहीं करना, ट्रेडर है आप, क्या करना है? ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। 2016 में स्टार्ट किया था, 5वें साल के बाद जाके सक्सेसफुल है, तो ये एक पूरी जर्नी थी। Nobody wants to put in the effort। उनको लगता है कि हाँ भाई मुझे भी प्राइवेट जेट में घूमना है। खुरम इलाही साहब है, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, झूठ बोलना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। क्रिप्टो ट्रेडर्स को लोग उठाई जा रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ बड़े लोगों से पैसे लेके डाले ताकि वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो। उस वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट के चक्कर में लॉस हो गया और उसके बाद फिर उनको उठाया गया कि रिकवरी के चक्कर में। आप साद आशमानी को देख लें, वो एक और गेमिक बेचता है कि मैं अपनी आवाम को कोई चीज़ सेल नहीं करूँगा। अभी वो सेल ही कर रहे हैं। उसके बाद वो शाम अदरीसा है, अनस अली को देख लें, उन्होंने भी शिफ्ट किया अपने आप को, मतलब और जैसे हाफिज साहब जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने शिफ्ट किया। तो ये सारे के सारे ना इस फील्ड के अंदर आगे इसको एक बबल की तरह प्रेजेंट करते हैं। हम बैश कर रहे हैं, हम क्लेम करें कि ये ठीक नहीं है, तो यू डू द सेम थिंग, नो? हाउ इज योर्स राइट एंड उनका गलत? Hello, assalamu alaikum everyone. मैं हूं इस्माइल कासिम and I welcome you all to a very special episode here at the Current Podcast. Today I'm going to take you in the world of Forex. Forex की दुनिया में आपको लेके जाना मकसद है। And why is that? Because everybody wants to be a Forex trader आजकल। मतलब आप किसी से मिलें, किसी बच्चे के पास जाएं, बड़े के पास जाएं, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, भाई Forex trader बनूंगा मैं। The idea is कि उन्हें लिमिटलेस फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योर करना है। घर बैठे सुबह उठें, कुछ भी ना करें और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। एंड दैट्स अबाउट इट। पाथवे टू सक्सेस क्या है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, कोई R&D नहीं है, बस पैसा बनाना है। और इसी डिस्कशन के साथ साथ कि वाई एवरीवन वांट्स टू बी अ फॉरेक्स ट्रेडर, दो और बड़े इंपॉर्टेंट मौजू हैं जो इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। एक तो ये कि बहुत से क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं जिनको किडनैप किया गया, उनको किडनैप करके उठा के लेके जाते हैं। जब वो अबडक्ट किए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनसे ऑनलाइन पैसे जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र कराई जाती हैं और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि वाई एवरी पाकिस्तानी wants to invest in silver, and this is an idea not specific to Pakistan. Everyone wants to invest in silver. So क्या is silver the new gold? क्या silver में ही सारे पैसे लगा देने हैं कि नहीं? To discuss all of this, we have Waqas Ahmed with us. He is an individual who has made a long way at a very young age, a successful YouTuber, content creator as well, but importantly a successful trader. वकास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इस्माइल भाई? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? इस दफ़ा इंट्रोडक्शन बड़ा एनर्जेटिक था। वकास भाई दस, एनर्जी आपकी है ना असल में, यू ब्रॉट द एनर्जी। ओके, नहीं मैं तो अभी थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन कंटेंट की दुनिया में आप लो नहीं फील कर रहे हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं, और माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, एंड यू आर वन ऑफ दोज ट्रेडर्स जिनके बारे में कोई हर किसी ना किसी के साथ ना कोई कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड है, कुछ नेगेटिविटी एसोसिएटेड है, और कुछ ना कुछ किसी ने निकाला हुआ है। अभी तक आपकी कोई चीज़ ऐसी बाहर आई नहीं है माशाल्लाह। वो क्या ही होना है। असल में बात ये है कि जो बेसिस होती है ना आपकी, या जो आप जिसके ऊपर खड़े होते हैं, वो आपकी स्ट्रांग हो तो फिर आपके खिलाफ क्या ही आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं क्लेम करूँ मैं ट्रेडर हूँ, तो एक्चुअली अगर मैं ट्रेडर हूँ तो फिर मेरे खिलाफ क्या ही कोई खड़ा कर देगा, तो इस वजह से नहीं आई, आई थिंक सो। यार मुझे एक बात बताएं टू बिगिन विद, क्या पाथवे टू सक्सेस की जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग में, बहुत ही आसान है, मतलब एवरीबडी वांट्स कि मैं ये ट्रेडर बन जाऊं, कुछ भी नहीं करना, ट्रेडर है आप, क्या करना है? ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, तो आई थॉट कि मैं शायद 2-3 माह में ट्रेडर बन जाऊँगा। देन आई थॉट कि शायद मैं 1 साल में ट्रेडर बन जाऊँगा। फिर उसके बाद 1 साल भी गुजर गया, तो उसके बाद मैंने एक जॉब की। मैंने कहा यार शायद पैसों की कमी वजह से मैं ट्रेडर नहीं बन रहा। तो पैसे जब इन्वेस्ट किए तो उड़ते गए, तो एक दफ़ा $100 डाले उड़ गए, फिर $100 डाले उड़ गए। फिर समझ में आया कि यार ये नहीं, ये तो काम बड़ा मुश्किल है, तो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं बड़ा डीमोटिवेट हो गया, तो मैंने सोचा कि यार गिव अप करते हैं। तो जहन में ही ख्याल आया कि इतना टाइम दिया तो गिव अप तो नहीं करूँगा। ईगो थी एक, तो हमेशा से एक ईगो रही है, और आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर पड़ जाता हूँ। तो मैं चलता रहा। 4 साल गुजर गए। 4 साल डे एंड नाइट मैंने मेहनत की, मतलब वीडियोस, कोई इंटरनेट पे कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड उस टाइम पे जो कंटेंट अवेलेबल था मैंने कंज्यूम ना किया हो, पॉसिबल नहीं है, या शायद मेरा ये गुमान है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट की कंजम्पशन करता था। सुबह 6-7 बजे उठना और रात को 12-1 बजे तक कंटेंट कंज्यूम करते रहना, चार्ट्स देखते रहना, सीखते रहना। एट दी एंड सक्सेस नहीं मेरी थी। जो मैंने उस टाइम पे मसला समझा ना, जो आज भी मसला है लोगों के साथ, जो सक्सेस का स्टैंडर्ड था ना वो बड़ा हाई था।
स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ था कि मेरे पास जो है वो एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो तो वो सक्सेस है। हालांकि मुझे जो नीड थी वो ये थी कि यार चलो मेरी अपनी ख्वाहिश थी एक मतलब 5-7 मरले का 10 मरले का घर हो, एक गाड़ी हो, दैट्स इट। तो वो जो इंटरनेट की दुनिया उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लाइक इम्पैक्ट क्रिएट करती थी, क्योंकि हम इंटरनेट पे जीने लग गए थे उस टाइम पे। यूट्यूब पे जीते थे ये अलग बात है कि आजकल तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने आके और बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उसमें 1 मिनट की रील आती है। उस टाइम पे चलो फिर भी हम 40-40 50 मिनट की वीडियोस देखते रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि समझ में आया कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें फ़जूल हैं, इसमें से कुछ चीज़ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। फिर एक रियलिस्टिक माइंडसेट मतलब 4 साल की मेहनत के बाद अचीव किया, और एक चीज़ समझ आई कि साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। तो 1 साल मैंने पूरे साइकोलॉजी पे काम किया, जितने भी 20 साल की उम्र तक जितनी भी बैड हैबिट्स थी उसको कवर अप करने की कोशिश की। उसमें 40-50% कवर की। ट्रेडिंग का एक माइंडसेट डेवलप किया, हाँ उस पाथवे में चले गए, प्रैक्टिस की, देन 5वें साल के बाद जाके सक्सेसफुल है। तो ये एक पूरी जर्नी थी। तो ये एक पाथवे होता है जो एक बंदा फॉलो कर सकता है। क्या चलो ठीक है, मैं अगर 5 साल हुआ तो आपको 3 साल लग सकते हैं, बट अगर आप ये सोचते हैं 1 महीने बाद तो पॉसिबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस के देखें, मैं एक दुबई के अंदर ना एक चीज़ सोच रहा था। हुआ ये कि मैं अभी दुबई गया था 2-4 दिन 6 दिन पहले। तो वहाँ पे ना एसी ख़राब हुआ था, तो बंदा आया, उसने एसी चेक किया। एसी चेक करने के बाद में उससे थोड़ी सी गपशप हुई ना, तो बंदा पढ़ा लिखा था। तो मैंने वहाँ से एक चीज़ उससे अख़ज़ की ना, कंक्लूजन बताता हूँ कि वो सिर्फ एसी का वो डग ठीक कर रहा था, और उसके लिए उसने तकरीबन 16 से 18 साल एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद कोशिश की, डिग्री की, एंड देन यहाँ पे आके इंटरव्यू दिया और यहाँ पे आके अलग ट्रेनिंग ली, और उसके बाद जाके उसको जॉब मिली। आई थिंक सो उसकी 5-6 हज़ार दिरहम सैलरी थी। तो इतनी तक वो दो करनी पड़ती है एक इस तरह की जॉब लेने के लिए। मैं ये नहीं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, वो अपनी जगह बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, बट आप एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के अंदर सोचते हैं कि 1 महीने बाद आप बन जाएंगे, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये एक राइट माइंडसेट होता है, ये इसको पाथवे भी कह लें कि आपका एक माइंडसेट हो कि मैंने सीखना है, मैंने प्रैक्टिस करनी है, थर्ड स्टेज सक्सेस होता है। और सक्सेस भी ये नहीं कि स्टार्ट में आपके पास लैम्बो आ जाएगी, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट एज वेल। कि फॉर इंस्टेंस कि आपने लैम्बो लेनी है, ठीक है, आपके पास 10 अरब रुपये है तो ठीक है, आप 1 महीने में भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि स्किल है, स्किल भी डिपेंड करता है ना। स्किल तो डिपेंड करता है। सो एक चीज़ तो इससे जो समझ में आई वो ये कि इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। यस, बट व्हेन पीपल वांट टू बी अ फॉरेक्स ट्रेडर, या व्हेन एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ फॉरेक्स ट्रेडर ना, उसके अंदर तो उनको लोगों का एंड स्टोरी नज़र आ रही है, उनको यानी या फिनिश प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है, उनको पीछे की एफर्ट नज़र नहीं आ रही। मतलब इन योर केस कि शुरू की इन्वेस्टमेंट्स जो थे या फेलियर्स जो थे 7-8 साल के, वो किसी को नहीं पता, या जिन्होंने शोज़ देखे होंगे या वो नो यू वेरी पर्सनली, उन्हें पता है कि पहले 1000 करके पैसे जोड़े, फिर अब्बा से 5000 पकड़े, और कोई कह लो कि $100 इन्वेस्ट किए, डुबो दिए, फिर दोबारा कहीं नौकरियाँ की, खड़े हुए, धक्के खाए धूप गर्मी, फिर $100 बनाए, फिर डुबो दिए, ऐसे फिर 4 साल कुछ समझ नहीं आया, फिर डुबोए पैसे डुबोए, एंड ग्रेजुअली यू रियलाइज्ड कि यू आर मिसिंग समथिंग, एंड दैट वाज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। या यू फाउंड द वे फॉरवर्ड, बट इट टुक यू टाइम, ईयर्स एंड एफर्ट लगी उसके अंदर। आजकल का मसला ये कि नोबडी वांट्स टू पुट इन द टाइम, नोबडी वांट्स टू पुट इन द एफर्ट। किसी को रातें दिन नहीं लगाने, मेहनत नहीं करनी। उनको बस जो आइडियलाइज़ करते हैं वो जिन लोगों को उनको देखते हैं, तो बस उनको लगता है कि हाँ भाई मुझे भी प्राइवेट जेट में घूमना है। वो हाफिज़ साहब की अचानक से वीडियो देखेंगे जिसके अंदर वो प्राइवेट जेट के अंदर अगर एंटर हो रहे हैं तो उनको नज़र आएगा, ओ वाओ मैंने भी प्राइवेट जेट में जाना है, और हाफिज़ भाई के पास कोई गोरा जो मेरे पास नहीं है। हाफिज़ भाई के पास ऐसे कौन सा गोरा है वो भी बता दें। और ये कहाँ से, ये क्या, ये इतना जो लग्जरी, मतलब लग्जरी से भरा हुआ लाइफस्टाइल है, ये हो कहाँ से रहा है? इज़ इट ऑल स्कैम, फेक? किराए पे गाड़ियाँ लोग कहते हैं लेते हैं, कहते हैं जी अपार्टमेंट्स बुक कराते हैं, 1-1 2-2 रातों के लिए रीलें शूट कराते हैं, झूठ बोलते हैं, वापस जाओ, मतलब सो मैनी नेम्स, और सबकी एक ही लाइफ स्टाइल जर्नी है कि अपना बस पैसा दिखाओ और लोगों को फुदू बनाओ। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा देखिए, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये अटेंशन स्पैम है। आजकल जो इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, तो लोग 1 मिनट के अंदर डोपामिन हिट तलाश कर रहे होते हैं, तो शायद 20-30 सेकंड के अंदर डोपामिन हिट मिल रहा होता है। उस वजह से क्या होता है कि सारी दुनिया या सारी हमारी जो लाइफ होती है वो फास्ट हो जाती है। हम चाहते हैं जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी चीज़ मिले, जल्दी खाना मिले, हर चीज़ जल्दी मिले। तो एक तो ये सीन हो रहा है। सेकंड थिंग इज़ कि ये जो इन्फ्लुएंसर, जैसे आपने हाफिज़ साहब का नाम भी लिया है, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स जो आके ना ये सारे के सारे एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक आम ऑडियंस हूँ, मुझे नहीं पता ट्रेडिंग क्या है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसको नहीं पता ट्रेडिंग क्या है।
हाफिज़ साहब आके सिखाएंगे कि ये देखिए मैं जो है प्राइवेट जेट के अंदर हूँ या ब्ला ब्ला, तो हम सच मान लेते हैं क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना क्या है, मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है। तो फिर मुझे समझ में आता है कि हाफिज़ साहब ने 3-6 महीने में ट्रांजिशन किए हैं, या वो आगे बोलेंगे भी बड़े मतलब आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे ब्लंट होके, क्या मैंने तो 3 महीने में ट्रेडर बन गया, 6 महीने में ट्रेडर बन गया। तो एक नैरेटिव देता है। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे ना। उसके लिए देखिए आपके अंदर आपको अपनी गैरत को मारना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, कि आपके ऊपर किसी चीज़ का असर ना हो, ना दुनिया का ना आखिरत का। ठीक है, झूठ बोलने के लिए क्या चाहिए होता है। मुझे ना वो खुर्रम इलाही साहब हैं, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि यार मैं कहता हूँ कि झूठ बोलना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, कि जो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती आपने उसके बारे में बात कर दी। तो क्या बात कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस कि एक चीज़ मेरे पास नहीं है, एक चीज़ मैं वैसे प्राइवेट जेट अगर होना चाहिए ना खुर्रम इलाही जैसे हमारे दोस्तों के पास होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ हाँ। कि द सॉर्ट ऑफ कंटेंट दे क्रिएट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, मतलब मैं उनके साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करूँ तो आई नो कि हम कोई एकेडमिक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं जिसमें से कोई अगर 8 बातें गलत होंगी मेरी तो एक आधी चीज़ मैं सीख लूँगा उससे। ट्राई वो असल में एक और लीग के लोग हैं, उनके साथ ये चीज़ें सूट नहीं करती। मतलब कि 3 महीने में, मतलब मैं अब सिंस अगर हाफ साहब को अगर हम केस स्टडी बना के बात करें तो क्या ई कॉमर्स के पहले तो मुझे था कि वो बादशाह हैं शायद, जो जितना मैंने उनकी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, फिर वो पॉडकास्ट के भी किंग बन गए थे, अचानक से ट्रेडर भी बन गए। इज़ इट ऑल द सेम थिंग? क्योंकि मैं भी फिर पॉडकास्ट करता हूँ, फिर मैं भी ट्रेडर हूँ अब से आज के बाद। असल में हर इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना वो पैसे ज़्यादा कमा देता है, उसकी कंफर्म गारंटेड होता है कि वो पैसे कमाएगा। फॉर इंस्टेंस के आप कोई भी स्किल लें, ठीक है, एआई है, आप चैट जीपीटी डेवलप ना करें बल्कि चैट जीपीटी के बारे में सिखाएं, 100% आप प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक मार्केट बन गई है, आप उस मार्केट के बारे में लोगों को एजुकेट करें। तो बेसिकली सीन है रेफरल सिस्टम का। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ये एक तो क्रिप्टो के अंदर भी चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, और फॉरेक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ गया। फॉरेक्स के अंदर जो रेफरल होता है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है क्रिप्टो से। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, आप साद आशमानी को देख लें, उसने भी तो ट्रांजेक्शन की है ना, वो एक और गेमिक बेचता है। ठीक है, मैंने उनकी एक पॉडकास्ट देखी थी एऑन पॉडकास्ट पे साल पहले असद भाई के साथ। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आवाम को कोई चीज़ सेल नहीं करूँगा। ठीक है, अभी वो सेल ही कर रहे हैं, इनडायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, कि आप मेरे से फ्री कोर्स करो, मेरे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाओ और रेफरल से मैं पैसे कमाऊँगा। मतलब मुझे उनसे ये इख्तलाफ नहीं है कि वो रेफरल से पैसे कमाएं, इख्तलाफ ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने जो बच्चे रखे हुए हैं ना, जिन्होंने कोर्सेज बनाए, यकीन करें बुलशिट है। मतलब वो बच्चे भी अगर ट्रेडर होते मैं कभी उनके बारे में बात ना करता। उनके बच्चे जो उन्होंने रखे हुए मैंने देखा है ना, देखा है। ठीक है, वो उनके कोर्सेज देखे, उनकी नॉलेज देखी है, उनके स्ट्रेंथ देखी है, उनके सिग्नल्स देखे हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद बात कर रहा हूँ। तो वो सारा का सारे एक मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल्स पे चल रहे होते हैं। उसके बाद वो शाम अदरीसा है, वो भी आए हैं। ठीक है, अनस अली को देख लें, उन्होंने भी शिफ्ट किया अपने आप को। तो ये सारे के सारे ना एक इस फील्ड के अंदर आगे इसको एक बबल की तरह प्रेजेंट करते हैं। और ये असल में है क्या कि सारे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं अपने मामलात को लेके। अभी कासिम साहब बैठे हैं, कासिम साहब को आप बोलें कि कासिम साहब एक काम करें, मैं आपको तरीका बताता हूँ, 10 लाख रुपया कमा लेंगे। कासिम साहब कहेंगे ठीक है इस्माइल भी, हम आप बताएं ज़रा। ठीक है, वो आपसे दोस्ती कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनकी जितनी प्रॉब्लम्स थी 70% कह लें उनका हल दे दिया ना। तो एवरेज और इशू था वो तो सॉल्व करा दिया। हाँ, एक एवरेज पाकिस्तानी का माइंडसेट क्या होता है कि यार ये मेरे जितने प्रॉब्लम्स है ये सारे के सारे फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मैं अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लूँगा तो मैं जीत गया। ठीक है, तो ये एक लेवल्स होते हैं जो हम अपने दिमाग के अंदर बना के रखते हैं। वो अलग बात है कि पैसे आने के बाद भी वो सारी प्रॉब्लम्स उस जगह पे रहती हैं। वो तो मतलब 100%, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट। अभी हम जो ये कह रहे हैं ना कि इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंशियल हम मार्केटिंग देखते हैं, इसमें तो सो मच मैं वकास के लिए ना आते टाइम थोड़ा इस दुनिया के अंदर जब ज़्यादा गया, मैंने अल्लाह माफ़ करे पीरों को देखा। मतलब वो एक तरफ वो गद्दी नशीन भाईजान, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, वो गद्दी नशीन मॉडल भी रह चुका है, सब कुछ रह चुका है, अब वो ट्रेडर भी बन गया। यानी एक वीडियो में वो आपको ट्रेडिंग सिखा रहा है, अगली वीडियो के अंदर वो अपनी गद्दी के अंदर मुरीदों के साथ बैठा है, वो उसके हाथों पे आके चूम रहे हैं और पता है। मैंने कहा ये चल क्या रहा है, ये कौन है? पीर साहब मैं माइंड फूक शुक ना मारते हैं, कैमरे से अंदर आ जाए तो उनके मुरीद हमारे पीछे ना आ जाए। तो ये फूके भी मार रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो ये बाकी जो आप नाम ले रहे हैं इनके, ये सारा का सारा रेफरलिस्तान का सिस्टम है।
यार ये रेफरल्सतान के अंदर जो हम मैंने वैसे मेरे जहन के अंदर एक चीज़ आई है रेफरल्सतान की। जब हम बात करते हैं कि ये सारा कंटेंट यू हैव बैश्ड दिस रेफरल सिस्टम अ लॉट, आपने लोगों को मतलब टारगेट किया है, मतलब एक्सपोज किया है और बुरे तरीके से किया। वो बाइनरी में था, वो बाइनरी में था। हाँ, वो सारे के सारे बाइनरी ट्रेडर्स थे। अब ये जो इधर हो रहा है ना, तो ये सारे के सारे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। बाइनरी वालों ने अपने आप को शिफ्ट किया है फॉरेस्ट के अंदर, डिफरेंट लोग मतलब, और जैसे हाफिज साहब जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने शिफ्ट किया और ये भी पार्टी शुरू हुई है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने अभी करना है, बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं। और लेकिन मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो अगर हम उनके रेफरल्स को हम बैश कर रहे हैं और हम क्लेम करें कि ठीक नहीं है, तो यू डू द सेम थिंग, नो? फिर हाउ इज़ योर्स राइट एंड उनका गलत है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि रेफरल है क्या, मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये सारे के सारे आते क्यों हैं। होता ये है कि कोई भी एक फ़नल होगा, फॉर इंस्टेंस के मैं फ्री कोर्स देता हूँ, मैं फ्री सिग्नल देता हूँ, सारी चीज़ें दिस एंड दैट। ये आज से नहीं हो रहा, ये मॉड्यूल जब से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया तब से चलता आ रहा है। और ये घोड़े जितने थे ऐसे ही पैसे कमाते थे। फॉर इंस्टेंस के एक ट्रेडर है, मैं लेट्स सपोज एक ट्रेडर हूँ, मेरे पास अपनी जेन्युइन एक हिस्ट्री है, मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। मेरी समझ लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पूरी ज़िंदगी दी है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, ट्रेडिंग की है, ठीक है। या फिर समझ लें थोड़ा 2-3 और चीज़ों के एक्सपीरियंस होंगे मेरे पास, लेकिन मैंने एक ही डायरेक्शन में चला हूँ ना, ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। तो मैंने ट्रेडिंग से खुद पैसे कमाए, मेरे पास ट्रेडिंग की हिस्ट्री, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो आई कैन गाइड पीपल। फॉर इंस्टेंस जैसे हम कर लेते हैं विराट कोहली की बात। विराट कोहली है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ठीक है। उसने अपने आप को प्रूव किया, प्रेशर सिचुएशन के अंदर परफॉर्म करके दिखाया, सारी चीज़ें। उसके बाद कल विराट कोहली अगर एकेडमी खोले और वो कहे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज वो किसी परफ्यूम को इंडोर्स कर रहा है, या लेट्स सपोज अभी उनका एक ब्रांड भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। वो जस्ट अपने लिए एक सिस्टम और क्रिएट करें जिससे वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा, बात आती है रेफरल सिस्टम की। सबसे पहले हमें समझना चाहिए रेफरल सिस्टम ठीक है या गलत है। रेफरल सिस्टम इज़ नॉट हराम, ना इसमें कोई गलत चीज़ है। अनटिल अनलेस कि आप ट्रेडर हो, आप लोगों को अच्छा गाइड कर रहे हो, अच्छी एग्जीक्यूशन दे रहे हो और आप रियलिस्टिक अप्रोच दे रहे हो, दैट इज़ द मेन थिंग। अब होता क्या है कि जितने भी लोग ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो भी उनकी नीच होती है इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, तो वो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच अपने साथ रियलिस्टिक टारगेट्स भी देते हैं। मेरे जहन में, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जहन में आ गया हाफिज साहब की एक और वीडियो, 100% विन रेट, 100% विन रेट। तो आपको ओ भाई हाफिज साहब, मतलब आपने जब ये वीडियो चाड़ी थी आपको कोई ख्याल नहीं था 100% विन रेट। मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर 15-20%, 25 भी कहते टाइम थोड़ा सा नहीं, विन रेट आई थिंक सो, अगर आप इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रेशियोज को टारगेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अगर एक ट्रेड के ऊपर 500 रुपये लगा रहा हूँ, अगर मैं उसमें 1000 रुपये हर ट्रेड के ऊपर कमाता हूँ, तो मैं 1:2 को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 500 रुपये लगा के 1500 को टारगेट कर रहा हूँ हर ट्रेड के ऊपर, तो मैं 1 रुपया लगा के 3 रुपये को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब 1:3। अगर आप 500 रुपये लगा के 500 को टारगेट कर रहा हूँ, तो 1:1 को टारगेट कर रहा हूँ। अब अगर फॉर इंस्टेंस आप 1:1 पे ट्रेड करते हो, मैं 500 लगा के 500 को टारगेट करता हूँ कि मैं 500 का नफ़ा करूँगा, 500 का नुकसान करूँगा, इस सिनेरियो के अंदर आपका विन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, 60% 70% भी मिल जाता है। जब आप 1:2 पे जाते हैं, जहाँ पे 500 लगा के 1000 को जाते हैं, तो 50% आपका विन रेट है, तो ये बहुत बड़ा विन रेट होता है। जहाँ पे आप 1:45 पे जाते हैं, तो 20-25-30% भी विन रेट, 30% 25% विन रेट बहुत बड़ा होता है। मैथमेटिक्स की गेम है ना, तो मैथ्स अगर आप करेंगे तो एट द एंड 100 ट्रेड्स के बाद प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिटेबल रहना इज द मेन थिंग ना। तो आप 100% विन रेट जिसका है, तो यार उसको रेफरल की क्या जरूरत है? फिर तो सोशल मीडिया पे आगे बताएं। अगर मेरा 100% विन रेट हो, मैं अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ क्यों जाऊँगा? सोशल मीडिया इज बेसिकली सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ना, ठीक है। सीधी सी जो बात है कि हमारी हर चीज़ मोनेटाइज होती है। फॉर इंस्टेंस के हमारे कोर्सेज थे, ठीक है, वो मोनेटाइजेशन है, उससे हम एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमाते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। तो एक और भी एक नैरेटिव होता है जो इन लोगों की वजह से पैदा होता है कि ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। फॉर इंस्टेंस जी अरबों रुपये कमा रहा था, बुल कैसे कमा सकता है? मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है ना। फॉर इंस्टेंस कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरे पास जी इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ रुपये, महीने के मैं कितने कमा लूँगा? मतलब उसके ऊपर 2-3% की मैथ्स लगा लें, इतने पैसे मैं कमा सकता हूँ। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो मैं सालों कमाता रहूँगा। हाँ, एक दफ़ा तो मैं 10 करोड़ को हो सकता है 20 करोड़ में कन्वर्ट करूँ और फिर ज़ीरो हो जाए। मेरे पास लेट्स सपोज 50 करोड़ है, ठीक है, या मैं 50 करोड़ पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उसका 1% कितना बनता है? 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 ही बनता है, कितना बनता है, ठीक है, ज़्यादा शायद हो, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है। तो आप उसकी कैलकुलेशन देख लें, कैलकुलेशन नहीं बैठती ना। असल में हम रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाते नहीं है, हम अनरियलिस्टिक गेंस की तरफ जाते हैं कि ट्रेडर ने लैम्बोर्गिनी ले ली, भैया पहले देखो उसका रेफरल कितना है, ठीक है। एक ट्रेडर के एक रेफरल सिस्टम के अंदर लैम्बोर्गिनी लेना 6 महीने की गेम होती है टोटल।
रेफरल सिस्टम में लैम्बोर्गिनी लेना 6 महीने की गेम है। जितनी इनके पास ऑडियंसेस होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जितने भी लोगों के पास रेफरल्स के लिए इनको कंपनीज रीच आउट करती हैं। यस, एंड दे गेट कमीशन Yes. उनके रेफरल के ऊपर जो लोग जाते हैं उन कंपनीज की तरफ। यस यस, सो जितना बड़ा आपका क्लाउड होगा उतने ज्यादा आप रेफरल्स दे सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड वो देने के लिए इनको अपना वो क्वाक बनना पड़ता है, इनको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना आपका, जैसे दे आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे जो चाहे वो ना भी हो। यस, दैट इज द मेन। तो आप सब ये कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल एग्जैक्टली। नॉटी आप साहब अब आपको समझ आई कि मेरा क्यों ठीक है और उनका क्यों ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये लोग सिर्फ रेफरल करके पैसे बना रहे हैं। एग्जैक्टली, ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं सारे, एग्जैक्टली, ये खुद ट्रेड नहीं करते। एग्जैक्टली 100%। तो जब ये खुद ट्रेड नहीं करते तो अपने आप को ट्रेडिंग एक्सपर्ट किस तरह प्रेजेंट करते हैं? आई मीन मैं इफ आई डोंट प्ले क्रिकेट, हाउ डू आई अज्यूम कि मैं शायद कोच बेहतर बन सकता हूँ? हाउ कैन आई क्लेम माई सेल्फ टू बी अ गुड क्रिकेटर? मतलब बस कोच बेहतर बन सकता हूँ, ये आप कह सकते हो। तो कोच बनने के लिए भी तो कुछ तो बेसिक्स तो पता होंगे ना। बेसिक्स वो सीख सकते हैं ना यूट्यूब से, हर बंदा सीख सकता है कि टर्मिनोलॉजी। देखिए एक आम बंदा, उसका इंटेलेक्ट क्या है। फॉर इंस्टेंस हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आइडलाइज करते हैं कि यार सोशल मीडिया लाइफस्टाइल को आइडलाइज, या ये पता नहीं को बहुत बड़ी चीज़ है। इवन आपको भी आम मरा ज़िंदगी में लोग मिलते होंगे, वो आपको कहते सर मैं व्हाट द मैं कैसे आपका सर हूँ, वो सर मैं कि यार अच्छा। मुझे फिर समझ आया, तो मैं 3-4 इन्फ्लुएंसर्स के साथ घूम रहा था, उनको सर मैं अच्छा ये सीन ये है कि लोग आइडलाइज करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो बैठ के ये बकवास कर रहा है ये बंदा कोई चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हमें आइडलाइज करना ही नहीं सिखाया गया, किस चीज़ को आइडलाइज करना है, किस चीज़ को नहीं करना। तो जब हम आइडलाइज हर बंदे को कर रहे होते हैं और वो बंदा आगे ट्रेडिंग की बात करता है तो हम तो उसको इंटरकनेक्ट कर देते हैं कि हाँ पहले मैं इसको आइडलाइज कर रहा हूँ कि ही समथिंग, नाउ ये ट्रेडर की बात बन रहा है तो ये सही कह रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं और उसके बाद एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। और उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि हमारी आवाम का इंटेलेक्ट बहुत कम है। टू बी ऑनेस्ट, इसकी वजह ये नहीं है कि लोग आके बेवकूफ़ बनाते, इसकी वजह ये है कि हम सीखते नहीं हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सुनते होंगे फलां ऐप ने 5 अरब का स्कैम कर दिया, 2 अरब का स्कैम कर दिया, 1 अरब का स्कैम कर दिया। क्यों? हमें पैसे चाहिए ना, तो मसला हमारे अंदर है। अगस्त में अगर 2025 की बात करूं तो एनसीसीआई ने कोई तकरीबन 46 प्लेटफॉर्म्स को बैन भी किए इसी सारे काम के लिए। देखिए ये तो बैन किया ना, जिनको बैन नहीं किया और वो बंद करके भाग गए उसका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है ना भाई। असल में ये जितने भी ठग्स हैं ना, ये कामयाब क्यों होते हैं? उसकी वजह ये है कि लोग चाहते हैं जो चीज़ चाहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि मैं बेड पे लेटे लेटे ना मेरे पास दुनिया की हर चीज़ आ जाए। वो साइकी को समझते हैं लोगों की और उसके साथ प्ले करते हैं, मैनिपुलेट कर जाते हैं। तो जब तक हम उठेंगे नहीं भाई, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है किसी भी सेंस में, दुनिया में, आखिरत में, हर जगह पे, तो हमें उठ के मेहनत करनी पड़ेगी। देयर आर नो शॉर्टकट्स। नो शॉर्टकट्स। फॉर इंस्टेंस के हमारा जो दीन हमें क्या सिखाता है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन हर चीज़ में। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और आज की दुनिया है ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम 5 साल एक फील्ड में लगा के एक्सपर्ट बनना नहीं चाहते, हम 6 महीने के अंदर उसके एक्सपर्ट बन के मतलब बहुत बड़ी कुछ चीज़ बनना चाहते हैं। और वो भी एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, मतलब वो क्या लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमें आप बस टिप्स देते रहे। मतलब दे डोंट वांट टू बी स्टूडेंट देमसेल्व्स कि वो खुद सीख लें, वो खुद सीखना नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें रास्ता बताते जाओ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आजकल के दौर में देखें बहुत आसान है इस्माइल भाई। फॉर इंस्टेंस यार ये जैसे आपने बात की थी 100% विन रेट वाली, चैट जीपीटी आज हर बंदा यूज़ करता है तकरीबन, उसमें लेके 100% विन रेट इन ट्रेडिंग इज़ पॉसिबल। रिजल्ट आ जाएगा ना जी। फ्लाम एक बंदा है, लेट्स सपोज उसका नाम ए है और वो कह रहा है 100% विन रेट जो है वो मैंने अचीव किया है, क्या ये पॉसिबल है? और ये क्या बंदा सही बात कर रहा है या फिर ये कोई क्लिक बेट वाली बात है या फिर ये बंदा हम मुझसे फ्रॉड करने वाला है? सिंपल सी चीज़ें लेके पता चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है कि अगर हम इनको थोड़ा सा एडवांटेज दें टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स ओवर देयर, बेनिफिट ऑफ द डाउट देने की कोशिश करें कि दे क्लेम टू बी द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और वो अपने आप को ट्रेडर्स कहते हैं और वो अपना एक लाइफस्टाइल, स्पेसिफिक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो वो लाइफस्टाइल तो फिर है ना किसी तरीके से, तो उन्होंने वो पैसा तो बनाया हुआ है ना, उसी ट्रेडिंग की दुनिया से ही बनाया है या कहीं और से बनाया है, या वो झूठ है सारा? रेफरल से होता है ना। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ होती है जो रेंट नहीं हो सकती? फॉर इंस्टेंस के प्राइवेट जेट 5 से 10,000 दिरहम में प्राइवेट जेट मिल जाता है, $10,000 कर लो, ठीक है, मिल जाएगा आराम सुकून से। तो आप रेफरल से अगर महीने के $30,000 कमा रहे हो, 10,000 आपने री इन्वेस्ट कर दिया, सॉर्ट ऑफ दैट थिंग ना। आपने और क्या लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके, जो बड़े बड़े गराजेस भरे हुए हैं इनके, तो वो तो ठीक है ना। आप 6-7 महीने साल रेफरल चलाते हो तो आप 2-3-4 गाड़ियाँ ले सकते हो। फेक इट टिल यू मेक इट, पहले फेक कर लो, 2-3 रेंट पे ले लो, बाद में उन्हीं को ख़रीद लेना। सिंपल इज़ दैट।
या आप आजकल तो बड़ा सीन्स आसान है ना, हर तरफ आसानी है कि फॉर इंस्टेंस के आपको कोई बंदा जानता है तो वो आपको गाड़ी दे भी देता है, ठीक है। वो गाड़ी किस तरह दे देता है, यार ये पकड़ो गाड़ी बयाना दो इतने 20-30% का और बाकी बाद में कर लेना। लोग भी ऐसे देते हैं, इंडिविजुअल प्राइवेट जो होते हैं। ये मैं बैंकिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा। तो आपके पास भी चॉइस है ना, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल इज़ दैट। आप करंट पे शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, यहाँ पे जो भी XYZ आप की अर्निंग है, इसको छोड़ के आप कल ट्रेडर बन जाए। मैं आपको पूरा पाथवे दे देता हूँ, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करें, फिर देखिएगा आपकी अर्निंग कहाँ जाती है। It's a choice that everybody has to make. Yeah, simple as that. But it's not as easy as it seems. जैसे आपको बताया जाता है वैसे नहीं है. So stop getting fooled is what I can say. मतलब बेवकूफ़ मत बने। अगर आप उनको ब्लेम करते हैं कि ये एप्लीकेशंस या ये लोग हैं, ये हमें इन्होंने लूट लिया, हमारे पैसे खा दिए, तो द ब्लेम लाइज समवॉट ऑन यू एज वेल कि आपने रिसर्च नहीं की, मेहनत नहीं की, पढ़े नहीं। आपको था कि बस अगर इनके पास है तो हमारे पास भी आ जाए। एक और चीज़ है, मुझे एक चीज़ और गलत लगती है कि बहुत सारे लोग ना लॉस करने के बाद फिर इनको ब्लेम कर रहे होते हैं। वो गलत होता है। फॉर इंस्टेंस कि हाफिज़ साहब ने बोला ट्रेडिंग करो, आपने ट्रेडिंग की, उनके वजह से रेफरल में उनके लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बना लिया। अब आपने खुद लॉस किया, उसमें हाफिज़ साहब की गलती नहीं है। आप फिर उनको ब्लेम ना करें, ठीक है। अब अपने आप को ब्लेम करें कि आप बेवकूफ़ थे। आप अच्छा, अगर उनके कहने पे, उनके सीखने पे प्रॉफिट हो जाएगा तो ठीक है। उनके कहने पे अगर लॉस हो गया तो लोग फिर ब्लेम करते हैं। ब्लेम करते हैं। ओह अच्छा, ये भी होता है सीन। तो हाँ, रिस्की गेम तो है, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाते जाते हैं, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में फिर आपको पता है मसले होते हैं। तो बहुत सारे लोग जितने ट्रेडर्स हैं, वकार ज़का मेरे माइंड में आ गए। वकार ज़का तो मेरे ख्याल से बहुत पहले से बाहर है, बहुत पहले से बाहर है। हाँ, तो बहुत सारे और भी देखें आजकल जितने। मुझे लगता है अगर किसी को बादशाह का टाइटल देना है इस दुनिया का, नहीं है, मुझे लगता है ही इज़ द रेबल, वकार ज़का को देते हैं। हाँ, ये वो बहुत पहले से, बहुत देर से। और वो उस टाइम से कह रहा है जिस टाइम लोग कहते हैं पागल है ये बंदा, ऐसा क्या रहा है, कर क्या रहा है। एग्जैक्टली वकार ज़का ही वो बंदा था शायद जिसकी वजह से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। इसकी वजह मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया, कहता है ये ब्लॉकचेन होती है, हम पता नहीं इसके प्लांट्स लगाएंगे एंड माइनिंग करेंगे, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा किधर से तूने ये क्या बुलशिट सीख के आ गया? हाँ, वकार ज़का है, उसने सिखाया। मैंने कहा कौन है वो जी उसने मुझे दिखाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरा इंटरेस्ट डेवलप। मैंने कहा क्रिप्टो क्या होता है, वो 2016 की बात है। फिर ऐसे करते करते मैं ट्रेडिंग फॉरेक्स की तरफ चला गया। मैंने कहा क्रिप्टो से बड़ी मार्केट तो फॉरेक्स है, क्रिप्टो तो छोटी सी मार्केट है। उस टाइम पे क्रिप्टो की टोटल मार्केट होती थी मेरे यहाँ 1-2 बिलियन डॉलर्स की, तो आज वो 1 बिलियन डॉलर की थी, 1 बिलियन की नहीं थी। तो आज वो $1 ट्रिलियन से ऊपर मार्केट है, 2 ट्रिलियन को टच करके आई हुई है। तो मार्केट देखें किस तरह से एक्सपेंड करती जा रही है। खैर बात ये है कि मार्केट जितनी बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। रियलिस्टिक अप्रोच, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत और एक पाथवे को फॉलो करके सिस्टमेटिक अप्रोच, ये इस चीज़ को जो फॉलो करेगा वो कामयाब है, नहीं करेगा वो नहीं कामयाब। दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट। कंक्लूजन। इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं ना इन द इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को कहा था कि क्रिप्टो ट्रेडर्स आर बीइंग किडनैप्ड, वो भी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो वकास मेड अ होल मतलब डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट and made videos on it as well. Can you tell the audience about that? Because I mean crypto traders को लोग उठाई जा रहे हैं, abduct कर रहे हैं, उनको मारा पीटा जाता है वो कहते हैं, फिर ऑनलाइन उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं, क्या FIR पर्चे कटाते हैं, कोई पूछता नहीं है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, 4 हुए, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मैंने ना इसके अंदर 2 चीज़ें देखी हैं जो मेरे आगे पीछे लोगों ने बताई, कुछ ज़राए ने बताई। मंसूर अली खान साहब कहते हैं ना ज़राए, तो ऐसे कुछ ज़राए छोटे मोटे मेरे भी हैं। तो सारी चीज़ें पता करने के बाद ना मुझे 2 चीज़ें नज़र आईं। कुछ केसेस जेन्युइन थे, ठीक है। अब ये नहीं कहता कि यार ये 100% ट्रू बात है, मेरे पास सारी सी बात है, सबूत कुछ नहीं है। उस कुछ केसेस के अंदर कुछ ऐसा सीन था कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट ली हुई थी। अब क्रिप्टो के अंदर भी ना ये रेफरलिस्तान वाला सिस्टम बड़ा चल रहा है, और उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। क्रिप्टो के अंदर ये होता है, क्रिप्टो की मार्केट ना बिल्कुल फॉरेक्स से अलग है। फॉरेक्स के अंदर जो बंदा आता है ट्रेड करने के लिए आता है, क्रिप्टो के अंदर ये नहीं होता। क्रिप्टो की ऑडियंस बहुत बड़ी है। फॉर इंस्टेंस के पाकिस्तान के अंदर अगर 2 करोड़ बंदे हैं वो ट्रेडिंग को जानते हैं, तो क्रिप्टो के 2 करोड़ के 2 करोड़ आगे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे रख देते हैं। फॉर इंस्टेंस आप भी कहोगे यार चलो मेरे पास 2-3 लाख रुपये पड़ा है, मैं क्रिप्टो के अंदर USDT में रख लूँ, डॉलर चलो ऊपर चढ़ेगा तो मेरे पैसे ना डिवैल्यू नहीं होंगे। दूसरी साइड फॉरेक्स है, फॉरेक्स के अंदर पैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। दैट्स व्हाई क्वांटिटी की है कम, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा जनरेट होता है। क्रिप्टो के अंदर ये नहीं होता। क्रिप्टो के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन लोग ट्रेड नहीं करते, ठीक है।
अब उनके लिए क्या करते हैं कि ये बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस ये कंपटीशन करवाती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कंपटीशन। एक होता है ट्रेडिंग कंपटीशन जिसके अंदर पीएनएल पे डिस्कशन होती है। फॉर इंस्टेंस इस्माइल एंड वकास आर कॉम्पिटिंग इन अ कंपटीशन, और उसके अंदर क्या हो रहा है कि फॉर इंस्टेंस $1 लाख से स्टार्ट लिया था वो, और कंपटीशन के एंड में जी वो $1.5 या $2 जो भी है वट एवर द अमाउंट है पीएनएल के ऊपर एक विनर डिसाइड होता है। ये होता है रियल कंपटीशन ट्रेडिंग का। दूसरी साइड पे ये क्या कंपटीशन कराते हैं, वॉल्यूम कंपटीशन। कौन सा इन्फ्लुएंसर अपने नीचे जो रेफरल के अंदर जितने लोग हैं उन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करवाएगा। यस, तो ये इन्होंने कंपटीशन चलाया हुआ। अब उसके अंदर मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ बड़े लोगों से पैसे लेके उसके अंदर डाले ताकि वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो। उस वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट के चक्कर में लॉस हो गया, और उसके बाद फिर उनको उठाया गया कि रिकवरी के चक्कर में। जब वॉल्यूम जनरेट कर लेना तो एंड गोल क्या था? एंड गोल ये होता है कि वो कंपटीशन के विनर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस के देखें, जिसका कम वॉल्यूम रह गया वो हार गया, वो हार जाता है। जिसके ज़्यादा टॉप 3 विनर्स होते हैं ना, मेरे ख्याल से। सट्टा हो ये तो नहीं, सट्टा नहीं, जिस तरह लाइक एज इन हम पोकर के अंदर अगर खेल रहे हो सट्टा नहीं है, बस ये समझ लें कि इनएक्टिव क्लाइंट्स को एक्टिव करने के एक समझ लें चक्कर होता है टोटल, कि लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, लोग ट्रेड नहीं कर रहे, तो इन्फ्लुएंसर पुश करता है कि ये देखो मेरे अभी कंपटीशन आ रहा है, चलो उठो उठो तुम भी ट्रेड लगाओ, तुम भी ट्रेड लगाओ। सारे ट्रेड लगाते हैं और एक वॉल्यूम जनरेट होता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है? फॉर इंस्टेंस आपने $100 की ट्रेड लगाई, उसके ऊपर $100 की लेवरेज भी ली हुई, 100x की लेवरेज भी ली हुई, तो वो 100x मल्टीप्लाई बाय 100 जो होता है वो अमाउंट ओपनिंग पे क्लोजिंग पे काउंट होती है और एक वॉल्यूम जनरेट होता है। लेट्स सपोज $1 लाख का वॉल्यूम जनरेट होगा एक ही ट्रेड के अंदर। ऐसे डिफरेंट लोग ट्रेड करते रहते हैं और वो वॉल्यूम बढ़ता रहता है, तो 100 मिलियन 200 मिलियन का वॉल्यूम इन्वेस्ट किया, उसका फायदा कैसे हो रहा है? अगर उसने ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, दैट्स इट, और तो कोई नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, इसमें भी 60-70% लोग ऐसे जिनको ट्रेड नहीं आती, और वो फिर इस कंपटीशन के चक्कर में, अपने इन्फ्लुएंसर के को खुश करने के चक्कर में, या फिर वो जैसे वो नहीं होता, वो टिकटॉक पे चल रहा होता है, बैटल चल रहा होता है, ये इसको उसने शेयर मार दिया, ये मार दिया, वो ईगो में आ गए, वो सीन जब भी चल रहा होता है, वो एक्टिवेट करना होता है ईगो को भी। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि एक रिकॉग्निशन बन रही है कि जो बंदा ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करता है वो बड़ा ट्रेडर है। एक्चुअली ये सीन नहीं होता, ट्रेडर वो बड़ा होता है जिसके पास रियलिस्टिकली हिस्ट्री बड़ी होती है। तो है ये सारे सीन है। बाकी ये है कि कुछ ट्रेडर्स को उठाया भी है और उनके साथ ये सीन हुआ है कि उठा के ले गए, उनसे पैसे रिकवर किए गए। 2-3 चीज़ें इसके अंदर हैं कि जिसको उठाया जाता है उसके बारे में पूरी मालूमात होती है, पूरी रैकी होती है, कोई अंदर का बंदा लाजमी इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसके एहसास भी उनको पता होते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि, और ये ऐसा नहीं है कि ये एजेंसीज़ का काम है, मुझे फील होता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है कि उसकी सारी चीज़ें उसको पता है, तो उसको ये भी पता होगा कि कहाँ का पड़ी हैं। उनको ये नहीं पता होता कहाँ का पड़ी हैं, ठीक है, उनको वो पता होता है इसके पास इतना अमाउंट है, और मुझे लगता है कि करीबी बंदा बताता है कि यार इतनी अमाउंट है। पीछे जो होता है वटेवर, सारे केसेस के अंदर कोई जानने वाला बताता, लाजमी बात है 100%। उनको कैसे पता चलता है? ये उन्होंने खुद बताया होता है। यस, और देखिए फॉर इंस्टेंस कि एक बंदे ने आके कहा कि मैं उसने कहा जी मैं $50,000 आपसे लेने हैं, ठीक है, उसने उसकी वर्थ लगाई हुई थी इसके पास $50,000 होंगे, $50,000 मैंने लेने ही लेने हैं। फिर करते करते उसे पता चला तो 2 करोड़ पे है, उसकी बैंक से क्या किया तो उसने फिर पूरे 2 करोड़ पे लिए उनसे, ठीक है। तो उसको पकड़ा, 2 दिन रखा अपने पास, ठीक है, उसने सारा कॉपरेट किया, लेकिन उसने 2 करोड़ पे लिया। लेकिन उन्होंने जहन बनाया था $50,000 लेने हैं, सही आपसे। किसी ने जहन बनाया हुआ था $20,000 लेने, किसी ने जहन बनाया हुआ $5 लाख लेने हैं, तो जहन बना हुआ था पहले से। तो इसका मतलब ये है कि उनको पास पहले से रखी थी। फिर दूसरी बात, लोकेशन चली जाती थी। फिर यहाँ पे आता है कि कुछ ना कुछ तो इदारा, या कुछ ना कुछ एक्सेस है उनके पास कि जो लोकेशन उनके पास चली जाती है बंदे की। फिर वो बंदे को उठाते हैं, उठा के फिर वो किधर भी घुमाते हैं और फिर उसके बाद पैसे लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। कराची के अंदर बहुत सारे ताजरों के साथ ये केसेस होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बट ये है कि ट्रेडर्स के साथ होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ। अब इसके अंदर ये दोनों तासुर हैं और दोनों ये बातें एग्जिस्ट करती हैं। बाकी हमारी आगे तो इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर क्रैकडाउन करे और जो सच है उनको सामने लेके आना चाहिए। अभी तक लेकिन कुछ हुआ नहीं है इसका, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 1-2 ट्रेडर्स की रिकवरी हुई है। खबर तो मतलब ये है ना, मतलब हेडलाइंस चली हैं बाकायदा, हेडलाइंस चली हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई जियो पे इंटरव्यूज हैं, जियो पे इंटरव्यूज हैं। हाँ, पूरे चैनलों ने इसको, मेन स्ट्रीम ने कवर किया इसको, मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा। दिस इज ऑल टुगेदर अनदर वर्ल्ड जिसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। डियरली होपिंग के जो इदारे हैं वो हरकत में आए। ऐसा ही है। अभी मार्केट जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी बुलशिट भी बढ़ती जा रही है ना। अब ये अकाउंट्स उड़ाने वाली जो बात है, मेरे जो अकाउंट्स है, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक उड़ा हुआ है, एंड इसके पीछे ब्लैकमेलर्स होते हैं। अच्छा, मेरे तो टू बी ऑनेस्ट ब्लैकमेलर्स नहीं है, वो किसी ने जैसी बात है कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट देखिए भी आप किसी का अकाउंट मतलब उड़ा सकते हो, सोशल मीडिया से उसको फारिग कर सकते हो। फिर होता क्या है, दूसरी साइड से आते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। फॉर इंस्टेंस परसों क्या हुआ कि मेरे बंदे ने आज स्ट्राइक मारने के बाद कहता है नहीं, इंस्टाग्राम पे 6-7 वीडियोस पे एकदम से स्ट्राइक्स आई। उसने कहा पैसे दो नहीं तो मैं अकाउंट उड़ा दूंगा। फट द
भैंस के दो। मेरा दिल किया, मैंने कहा यार ये क्या मतलब किस जगह पे आ गए। मैंने कहा ठीक है, वो पैसे दिए, जान छुड़ाई, उसने स्ट्राइक्स रिमूव कर दी। तो ये एक्सटॉर्शन मनी का भी सीन चल रहा है। उसमें उसका कंटेंट यूज़ हुआ था रील्स के अंदर? आई डोंट नो, कुछ ना कुछ लूप होल उनके पास है, आई डोंट नो। मैं खुद तक उस तक नहीं पहुंच सका क्या लूप होल है वो। इवन दो कि पूरी की पूरी वीडियो मेरी होगी, ना कोई मीम होगा ना कुछ और, फिर भी वो वीडियो के ऊपर स्ट्राइक मार लेते हैं। फिर कैसे? फिर प्रैक्टिकली आई थिंक सो विद द राइट मैनेजर, राइट्स मैनेजर, उनके पास कोई राइट्स मैनेजर की एक्सेस होती है, पुराना राइट। इवन देन राइट, यू हैव द राइट्स टू योर कंटेंट। सोशल मीडिया ना इस टाइम पे चला गया एआई के ऊपर, तो एआई बॉट्स उसको मैनेज कर रहे होते हैं। मैच रिपोर्टिंग और डिफरेंट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से ना वो एआई उसका समझता है कि कुछ हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है, उसकी वजह से उसको डिसेबल कर देता है। डिसेबल के बाद आपने स्ट्राइक भी मारी हो तो वही कुछ वटेवर सो इस तरह की कोई बात मिल के अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके रिकवरी के भी सीन होते हैं अलग अलग। तो ये हमारी यूट्यूब पे तो ये चलता था पहले कि स्ट्राइक मारिए पैसे दें देंगे। लोगों ने भी मैंने देखा हर चीज़ के अंदर ना अजीब दो नंबरी मतलब सोच भी नहीं सकते ना मतलब कि सीधा नहीं दिमाग चलाएंगे। जो पुट्ठे से पुट्ठी चीज़ भी होगा ना, इनके पास शॉर्टकट होगा जाके। बिल्कुल ऐसे यही पुट्ठा शॉर्टकट जो आजकल ढूंढ रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जी हम सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसने तो गोल्ड हो जाना, सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। सारे पैसे धड़ाधड़ कह रहे हैं कि इधर लगा दो। मतलब कि हम अभी अंडरस्टैंड कि सिल्वर की जो इम्पोर्टेंस है दैट हैज़ रिजन ड्रास्टिकली ड्यूरिंग द लास्ट ईयर और सो। ये हमने देखा है जाके जनवरी के अंदर, हमने उसका जनवरी फेब में उसका पीक भी देखा, उसके बाद डाउनफॉल भी देखा। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई बबल है, क्योंकि इन माय अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग ऑफ इट तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल आपको उसका यूजेज नज़र आता है। मतलब कि एआई के हवाले से हो, सोलर्स के हवाले से हो, ईवीज़ के अंदर है, हर एतबार से इंडस्ट्रियल यूजेज की अगर आप सिर्फ बात करें तो उसमें 60% ज़्यादा यूजेज है सिल्वर का। तो ये सारा कुछ तो है ये पाकिस्तानी क्यों करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जस्ट बाय द वे वैसे अगर सिल्वर की बात शुरू हो भी गई है तो करें भी इन्वेस्ट। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अगर आपका माइंडसेट ये है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे आएंगे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। सिल्वर लॉन्ग टर्म एक एसेट है और इसने ऊपर जाने ही जाना है, ठीक है, मेरी अपनी अकल ये कहती है, और इससे ऊपर जाना है। तो इसके पीछे कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं जा रहा, जिसके अंदर ये है कि जैसे देखें वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं विद ट्रेडिंग तो कर रहे होते हैं, बट उन्होंने अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है और उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ है। उसके बाद ये है कि कॉमर्स एक्सचेंज है, उसके बाद इतना सिल्वर है नहीं जितनी डिमांड है। तो डिमांड को जब आप कट करते हो उसके पीछे भी आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें लेके आते हो। एक रियल वर्ल्ड है, एक फेक वर्ल्ड है। फॉर इंस्टेंस कि आप देखिए तो एक रियल वैल्यू किसी चीज़ की क्या है, मैं उसको पता है किस तरह से एक देसी तरीके से मेजर करता हूँ। फॉर इंस्टेंस के पहले एक चीज़ किस तरह से ऑपरेट होती थी तो अभी किस तरह से हो रही है। ये एसी है, क्या इसके बगैर लोग जीते थे पहले? बिल्कुल जीते थे, ठीक है। क्या गोल्ड है, उसके बगैर पहले लोग जीते थे? बिल्कुल नहीं जीते थे। तो इस तरह से मैं मेजर करता हूँ कि किस चीज़ की रियल एक वैल्यू है। क्या लैम्बोर्गिनी के बगैर जिया जा सकता है? बिल्कुल। तो कंज्यूमर मार्केट की एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट थिंग, ठीक है। जाहिर सी बात है जब बंदे का इंटेलेक्ट बढ़ता है या नॉलेज आती है तो बंदा उस तरह से बिहेव करता है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं हमेशा सिल्वर गोल्ड की तरफ जाऊँगा या किसी और हार्ड कमोडिटी के अंदर जाऊँगा, ना कि लैम्बोर्गिनी के अंदर जाऊँगा, ना कि समझ लेंगे किसी और ऐसी चीज़ के अंदर जिसकी जस्ट एक हाइप होती है। फॉर इंस्टेंस के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टॉक्स भी एक नैरेटिव के ऊपर चल रहे होता है, नैरेटिव बिल्ड होता है, नैरेटिव बिल्ड होने के बाद पंप एंड डंप हो रहा होता है, फिर उसके बाद एक सारी मार्केट चल रही हैं। हाँ, एक बबल बन जाता है, ठीक है। तो असल में बात यह है कि जो फिएट करेंसी है ना, उसने आगे पूरी दुनिया को एक साइड पे लेके हैं। बात यह है कि दुनिया के अंदर पैसे इतने ज़्यादा हो गए हैं, फॉर इंस्टेंस हर कंट्री शायद या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने पैसे इतने प्रिंट कर दिए हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग करके कि पैसों की वैल्यू उस तरह से नहीं रही और कंज्यूमर मार्केट उसकी वजह से बड़ी होती जा रही है। हालांकि गोल्ड तो स्टेशनरी है ना, ठीक है, या शायद थोड़ा सा और डिस्कवर हो जाए, ठीक है तो स्टेशनरी, फिर भी तो उतना ही गोल्ड के इक्विवेलेंट आप कुछ काम कर सकते हैं। तो इलॉन मस्क माशाल्लाह से ट्रिलियनर भी बन गए हैं। क्या वो ट्रिलियनर इन गोल्ड है? बात तो यहाँ पे आती है ना, नो। सो मैं उसको ट्रिलियनर नहीं मानता। तो अपने अपने एक मतलब थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं जो जिसके हिसाब से आप सोचते हैं। उसके बाद हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इज़ नॉट समथिंग के जिसका यूज़ नहीं है, जिसकी डिमांड नहीं हो सकती। बात यह है कि हमेशा से हमें राइट डायरेक्शन से हटाया जाता है, झूठ की लहरें पैदा की जाती हैं। ऐसे ही इतने नैरेटिव बिल्ड कर हर जगह पे लोगों से इन्वेस्ट करवाया जाता है और एट दी एंड जो असली चीज़ होती है वो उनके पास होती है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस के अभी जो उनकी स्पेस एक्स का IPO हुआ था, ठीक है, तो वो कितनी बड़ी कंपनी बन गई, उसकी वजह से इलॉन मस्क भी ट्रिलियनर बन गया ऑन पेपर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर तो अपनी जगह पे खड़ा है। हालांकि जाना किसको चाहिए था टेक्निकली या फंडामेंटली, किस चीज़ को ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है।
लेकिन फायदा अपनी वेन्यू से सिल्वर अपनी जगह पे खड़ा, तो अगर उसने पीक देखी अपनी जनवरी में अराउंड $121-122 पर आउंस, तो उसका अगले महीने के अंदर हमने उसका अराउंड ड्रास्टिक डिक्लाइन भी देखा, उसका फॉल भी देखा कि 30-35% के करीब हमने देखा उसकी मार्केट क्रैश की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और इससे नीचे जब फिर मतलब सिल्वर का 50 से नीचे जाना ना लाइक सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि सिल्वर को बहुत ज़्यादा ना लोगों ने ख़रीद लिया है। पहले ना होता क्या था कि सिल्वर को पम्प एंड डंप करना इजी होता था, जब 25-20 मतलब डॉलर्स पे था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ज़्यादातर जो सिल्वर होता था वो इंस्टीट्यूशंस के पास होता था। फिर करते 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 लोगों ने ख़रीद लिया। अब लोगों के पास भी इतना इटसेल्फ कि वो उसकी प्राइस को वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता ना, तो वो क्या करते हैं, जब वो एक चीज़ की प्राइस नहीं बढ़ रही और पूरी दुनिया में डिफरेंट चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, अपनी चीज़ को बेचोगे, वो चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे। तो इसमें क्या हो गया, तो वो जितने भी आपके पास सिल्वर है, जो हार्ड एसेट है, वो आप दे ही जा रहे हो किसको, इंस्टीट्यूशंस को दे ही जा रहे हो, ठीक है। एट द एंड तो बायर तो वो है ना पीछे से, तो आप उनको पकड़ाते जा रहे हो और वो यही चाहते हैं कि आप पकड़ाई जाओ। और उसके बाद जब उनके पास एक इनफ क्वांटिटी होगी जहाँ पे वो समझेंगे कि वी आर द विनर्स हेयर, या यहाँ पे हमारी कैंपेन ख़त्म होती है, या फिर ठीक है हमारे पास एक इनफ क्वांटिटी है, यहाँ पे अगर हम सिल्वर की प्राइस ऊपर भी जाती है तो ओवरऑल एक इकॉनमी को इम्पैक्ट नहीं होगा, या फिर हमारी जो लीग के लोग हैं, जो समझ लें कि जो भी सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, उनके लोगों को इम्पैक्ट नहीं होगा, तो देन वी कैन पुश दिस प्राइस अप। तो सिंपल इज़ दैट। ये एक सारी की सारी मैनिपुलेशन गेम होती है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेशन एट दिस लेवल। तो वहाँ पे बैठ के ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं आपकी, स्पेसिफिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, अगर इन आर केस बात करूँ, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन यूँ से कि सिल्वर के अगर हम बात करते हैं एक्सेस उसके होने की, तो सिल्वर का इन माई अंडरस्टैंडिंग को अराउंड 70% जो है वो सिल्वर इज़ नॉट एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली, उसको दूसरे मेटल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है सिल्वर को लाने के लिए। तो दैट इज़ अ हर्डल इन इट। जब हम डायमंड टू गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की जब हम बात करते हैं, तो दैट इज अनदर हर्डल इन दैट एज़ वेल। देखिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आप दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें, आप फिर देखें सिल्वर की प्राइस क्या है। दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें, डिस्ट्रैक्शंस को। फॉर इंस्टेंस हमारी जो फॉरेक्स मार्केट है, जो फिएट करेंसी है, डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, इसको बेसिकली एक नोट है जो 1000 रुपये का नोट है, इसकी क्या रियल वर्ल्ड में वैल्यू है? जो दुनिया जब मतलब आई थी, जो अल्लाह ताला ने बनाई थी, उसके अंदर इस नोट की कोई वैल्यू थी, बल्कि गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग होती थी ना स्टार्ट से, बार्टर सिस्टम होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हर चीज़ आने वाली जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन है, कि एक रियल चीज़ क्रिप्टो है, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर ठीक है बहुत सेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एज अ कमोडिटी एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, कि एक सिस्टम इधर चलो कुछ लोग फंस गए, कुछ इस तरफ फंस गए, कुछ इधर फंस गए, कुछ इधर फंस गए, हर जगह पे डिफरेंट लोगों को फंसा के असली चीज़ से हटा देना। और यहाँ पे ना मैं वो टिंकरबेल इफेक्ट मैं कोट करता हूँ कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है दे स्टार्ट टू बिलीव इन समथिंग, तो उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। जिस तरह भी आपने पेपर 1000 रुपये की बात की है, 1000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। अदरवाइज अगर 1000 की वैल्यू है तो फिर हम अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस सफ़े को भी वैल्यू दे देंगे, तो आम सफ़ा लेके जाएं, आप टिश्यू लेके जाएं, दुकानदार उस पर ट्रेड करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली दैट डज नॉट हैपन विद गोल्ड एंड सिल्वर, रियल कमोडिटीज़। ऐसे ही। अब फिर इसके बाद हम रियल कमोडिटीज़ के अंदर लैंड की बात कर सकते हैं, ठीक है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है जिसमें कुछ ना कुछ आप उगा सकते हैं, तो वो एक्चुअल एसेट्स है ना आपके पास। तो बाकी ये जो है ये एक डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है। मैं ये नहीं कहता कि आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर ना काम करें या छोड़ दें, ऐसे ठीक है। दुनिया ने एक चीज़ अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक यू कैन, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें, आप रियल एसेट्स की तरफ जाएं। हाँ रिटर्न कम होता है, वही बात है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना इन सारी चीज़ों के अंदर। वो सिल्वर ले लें, वो गोल्ड ले लें। गोल्ड 2 साल फंसा रहा था तकरीबन 2200 से 3000, 2200 और आप देखें, ठीक है, एकदम से फटा ना, वो 6000 तक, तकरीबन 56-7 तक गया है, 100 तक। अब उसके बाद दोबारा से 39 पे आया। तो ये एक पेशेंस की गेम होती है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो यू शुड नॉट डू दैट। सारी गेम पेशेंस की है। या 100% आई एग्री विद हिम। पेशेंस की एक तो बात है, बट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी एंड डायनामिक्स, यानी अगर बिफोर कंक्लूजन अगर मैं इसको लिंक करूँ, एक एग्जांपल कोट करूँ, तो वो है ईरानी करेंसी को बाय करने का जो एक बबल बना। वो भी कितना ज़्यादा लोगों ने बना दिया कि जी अब तो चूंकि अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई थी, ईरानी करेंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यूड थी, कुछ भी नहीं था। तो अब जंग ख़त्म होगी, सैंक्शंस ख़त्म होगी, तो अब जी जो हमें कोई करोड़ अगर हमें ईरानी। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है जंग ख़त्म होगी? नहीं, तो बात ख़त्म होगी। 100%, और बिल्कुल सही बात है। और जंग एक तो ख़त्म नहीं, दूसरा इसमें एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो राइज़ है आपको अगर नज़र भी आ रहा है, फील कर रहे हैं, तो ये आपकी लोकल मार्केट, लोकल ट्रेडर्स
ये इनकी वजह से एक बबल है जो आके आपको कह रहे हैं जाके। थोड़ा सा है, मैं मानता हूँ जाके, मतलब ना पहले अगर इन कोट अनकोट अगर मैं कोट करूँ तो 10 मिलियन रियाल्स अगर आपने पहले लेने होते थे तो आप किसी लोकल डीलर के पास जाएंगे तो वो 2-2.5 हज़ार के बनते थे। लोगों ने वो लिए जंग के दौरान जो है, अब वो बढ़ के चले गए थे कोई 8-10 हज़ार के ऊपर। अगेन फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये जंग जो आपका साइन इस्लामाबाद MOU होने के बावजूद भी ना उसकी कोई अपनी इट सेल्फ वैल्यू नहीं है। एक तो जंग नहीं ख़त्म हुई, बोथ ऑफ अस आर अलाइंड ऑन दैट। दूसरा ये कि ये कोई ग्लोबल करेंसी की आपको रिकवरी नहीं है ईरान की, कि अगर मैं कहूँ कि जहाँ जी ग्लोबल करेंसी की रिकवरी हो गई है इसमें इन्वेस्ट करने, इट्स नॉट दैट। या आपके अपने लोकल डीलर्स की बातचीत है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा वेट करें, और सेल्फ अभी भी सैंक्शंस ख़त्म होने के बावजूद भी नहीं है। तो ये चीज़ को मैं लिंक कर रहा हूँ बाकी चीज़ों से। बट वंडरफुल डिस्कशन, थैंक यू सो मच, थॉरली एंजॉयड। थैंक यू सो मच। आई होप आपकी मोहब्बत, आई होप द सेंटिमेंट इज शेयर। नहीं, मज़ा है अंडरस्टैंडिंग, मतलब इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में मैं अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए कुछ कर नहीं सकता। एक मैं मज़े की चीज़ बताऊँ आपको, वकास की जो ऑडियंस बेस है दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, पूरे सब कॉन्टिनेंट में इनको लोग सुनते हैं। तो अगर आपने इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम साउथ एशिया और एनी अदर कंट्री एंड यू वॉच द एपिसोड, आई रियली होप दैट यू गॉट टू लर्न समथिंग। फॉर पाकिस्तानी ऑडियंसेस, कहीं पे भी किसी के पीछे लगने से पहले थोड़ी सी R&D किया करें, मेहनत किया करें। But I love the conversation, really hope that the sentiment is shared. Do let us know in the comment section as to what you think about it. मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, until next time, अल्लाह हाफ़िज़।